नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं 12वीं क्लास का एग्ज़ाम पेपर जो कि अभी HBSC ने कंडक्ट किया है 2 तारीख और तीसरा महीना 2026, यानी कि आज अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी। तो आपको पता ही है कि जब प्रोडक्शन जो है वो जीरो हो तब जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो भी जीरो होती है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्ट जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो जब प्रोडक्शन जीरो होता है तब भी हमें सहन करनी पड़ती है, लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट है जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, वो कॉस्ट जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे वो कॉस्ट बढ़ती है, जिसको हम प्राइम कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो जब प्रोडक्शन जीरो होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान करना है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, देख लीजिए। कहता है कि जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो आपको ये ध्यान करना है कि जब टोटल जो आपका प्रोडक्शन है टीपी जब मैक्सिमम होता है तब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो यहाँ जीरो होता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए जो है सीमांत उत्पादन बराबर 0, या मैं ये कहूँ कि MP = 0 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कहता है कि किस बाजार में विक्रय लागतों का बहुत महत्व होता है। तो हमने पढ़ा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है उसमें तो कोई सेलिंग कॉस्ट या कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमें देखने को नहीं मिलती, और एकाधिकार बाजार में भी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन आप बोल सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आप बोलें, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ करेक्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट या फिर हम ये कहें कि जो सेलिंग कॉस्ट होता है वो देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सी जो है हमारा वो यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। तो हम पढ़ते आए हैं दोस्तों कि समष्टि और व्यष्टि 2 हिस्सों में इकोनॉमिक्स को बांटा जाता है, जो कि 1933 में रैगनर फ्रीस ने बांटा था। समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र चीज़ों को होल एज ए होल जो है सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एकल चीज़ों को जो है इंडिविजुअल्स को जो है वो ऐड करते हैं। तो जब समग्र मांग की बात आएगी तो ये हमारा जो है वो समष्टि चर है। व्यापार चक्र की बात आती है, ये भी हमारा समष्टि चर है। राष्ट्रीय आय भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं उपभोक्ता का संतुलन। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ करेक्ट हो जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है यहाँ इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कहता है क्या कि जब मांग वक्र y-x के समानांतर होता है तो मांग की लोच क्या होती है। हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि आप जब भी इकोनॉमिक्स को सॉल्व करते हैं तो पास में आप डायग्राम्स को बना लें। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ हमारा OY एक्सिस होता है और ये हमारा OX एक्सिस होता है। तो इसके समानांतर यानी कि ये हमारी जो है वो DD है। ठीक है ना, और ऐसे DD जब आपको हम पढ़ाते हैं कि कीमत में परिवर्तन से क्वांटिटी में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं आता है, यहाँ हमारी जो इकाई होती है वो बेलोचदार होती है, मांग की लोच जो है वो बेलोचदार होती है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 होती है, 0 होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन जो है वो 0 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। 0 जो है हमारा यहाँ राइट आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न कोटि की वे वस्तुएं होती हैं, यानी कि निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो गुड्स होती हैं वो आपकी नॉर्मल गुड्स होती हैं, ऑर्डिनरी गुड्स होती हैं, गिवन गुड होती हैं, और एक जिसको हमने पढ़ा था इन्फीरियर गुड होती हैं, जिनमें हमने ये पढ़ा था कि इन्फीरियर गुड वो गुड्स होती हैं जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो हम इन वस्तुओं की जो डिमांड है वो कम कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 ए जो है वो ऋणात्मक नेगेटिव हमारा करेक्ट हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र होता है, यानी कि इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्म डिमांड कर्व इज, ठीक है। तो कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, OX के समानांतर होता है, OYX के समानांतर होता है। तो जब मैं पढ़ाता था तो बच्चों आपको मैंने बोला था यहाँ हम OX को लेते हैं और ये हमारा जो है वो AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P इज इक्वल टू DD। मैं हर वीडियो में यहाँ पे आपको लिखता आ रहा हूँ कि AR जो होता है वही प्राइस होती है और वही डिमांड कर्व होती है। तो जहाँ आप देखेंगे कि OX के पैरेलल होता है, तो ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि OX के पैरेलल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है, OX के समानांतर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है कि बजट रेखा डैश 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 होती है, बजट लाइन इज ए डैश 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 लाइन, ठीक है। तो जब हम पढ़ते आए हैं और हमने पहले बजट लाइन के ऊपर एक पूरी वीडियो हमारी है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो जाकर के देख लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा है कि बजट लाइन जब हमने ड्रॉ की थी तो हमने ये बजट लाइन जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है ना, जिसको हमने कहा था कि M जो है वो होता है PX प्राइस ऑफ X इंटू X प्लस प्राइस ऑफ Y इंटू वाई के, यानी कि ये इक्वेशन हमने देखी थी और इस इक्वेशन से हमने ये बजट लाइन को ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा। तो बजट रेखा जो है वो सीधी रेखा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है? तो ये किसी बच्चे की पेपर मैंने लिया है और उसने जैसा फोटो भेजा है, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है लेकिन मैं फिर भी आपको रीड करके बता देता हूँ। कहता है कि औसत आय वक्र को डैश 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 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो AR कर्व इज ऑल्सो नेम एज, ठीक है ना। तो अभी हम पीछे बढ़ करके आए हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसी को मैं AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू DD लिखता रहा हूँ और मैंने कहा कि AR ही आपका प्राइस होता है और AR ही आपका डिमांड कर्व होता है। तो यहाँ आपका आंसर आ जाता है डिमांड कर्व, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अभिकथन और कारण का जी क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है। कहता है कि औसत लागत वक्र U आकार का होता है। तो आप ये कहेंगे कि यस ये U शेप का होता है, ठीक है। और ये जो होता है U शेप का वो आंतरिक बचत और हानियों के कारण होता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यस ये बचत और हानियों के कारण ही होता है। यहाँ आपको जो है वो इकोनॉमी लगती हुई नज़र आती है ताकि उसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है और फिर एक समय के बाद वो जो है इकोनॉमी के जो है दुष्परिणाम आपको दिखते हैं, या मैं कहूँगी डिस इकोनॉमी आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उसके बढ़ने के कारण होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये आंतरिक बचत और हानियों के कारण तो होता है, साथ में ये बाहरी बचत और बाहरी हानियाँ भी इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो औसत लागत वक्र जो है वो आप ये कहेंगे कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर इसकी सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहता है? कहता है कि मांग वक्र पर संतुलन से आप क्या समझते हैं? मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो यहाँ आप जो है वो मांग वक्र क्या होता है, ठीक है ना, उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे मांग वक्र जो है वो ड्रॉ होता है। और एक ही मांग वक्र पर संतुलन का मतलब होता है कि जब प्राइस में चेंज होने से मांग में चेंज होता है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हम पहले इस डिमांड कर्व के इस ए पॉइंट पर थे, ठीक है ना, ए पॉइंट पे थे। अब प्राइस कम होने से हम जो है हम ज़्यादा क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं और बी पॉइंट पे चले गए हैं। तो यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना यानी कि मांग वक्र पर संतुलन है, ठीक है। ऐसे ही इसके विपरीत बी पॉइंट से ए पॉइंट पे जाना भी मांग वक्र पे जो है वो संतुलन है। यानी कि हम ये कहेंगे कि प्राइस के कम होने से हम ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, ए से बी पे गए, या हम ये कहें कि कम प्राइस था और फिर हमने ज़्यादा प्राइस लेने से हमारी क्वांटिटी कम हो गई, बी पॉइंट से ए पे गए। तो दोनों ही जो है वो मांग वक्र में संतुलन को बताते हैं। तो यहाँ ये जो डायग्राम और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको लिखनी है। चलिए उसके बाद में देखो, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के जो नियम है वो लागू होने के 3 कारण आपको बताने हैं। तो यानी कि कोई भी इकोनॉमी को जब इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं तो उसके पीछे हम आंतरिक बचत, ठीक है, भारी बचत और आंतरिक बचतों में मैनेजरियल जो कॉस्ट मतलब होती है वो रिड्यूस हो जाना, ठीक है। रॉ मटेरियल अगर आप ज़्यादा खरीदते हैं तो वो भी आपको जो है वो इकोनॉमिक
जो है वो पड़ता है उस वजह से। तो ये सारे कारण जो है यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना, जिस वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है। कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम जो है आपको बताना था कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल जो है हम वहाँ लेते हैं जहाँ पर दोनों के दोनों साधन जो हैं वो वेरिएबल होते हैं और उन साधनों को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र, और तालिका और रेखा चित्र से बताना था किन्हीं दो वस्तुओं के वो विभिन्न संयोग जिनको हम उत्पादित कर सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हमें बताता है, ठीक है। और यहाँ हम बताते हैं कि ये कॉन्केव टू ओरिजिन होता है, ऐसे हम पीपीसी कर्व को ड्रॉ करते हैं और इसको हमें एक्सप्लेन करना था। चलिए नेक्स्ट जो है वो आया है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में किस प्रकार एक फर्म जो है वो अति सामान्य लाभ यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को कमाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जहाँ पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लॉन्ग रन और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज, बहुत सारी आपने उसकी विशेषताएं को पढ़ा है। और हम कहते हैं कि ये नॉर्मल प्रॉफिट को कमाता है लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन में ये तीनों चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ आपको सुपर नॉर्मल को दिखाना था। तो सुपर नॉर्मल को दिखाने के लिए आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू MR, ठीक है। कंडीशन क्या होती है संतुलन की, जहाँ पर MR MC एक दूसरे के बराबर हो और MC MR को नीचे से काटे, यानी कि इस जगह पर आपने क्वांटिटी को जो है वो डिसाइड करना था, ठीक है। तो आपने ये क्वांटिटी जो है वो डिसाइड कर ली, आपको सुपर नॉर्मल दिखाना है तो आपको कॉस्ट जो है वो कम कर देनी थी। ये कॉस्ट हमने कम कर दी, यानी कि ये कॉस्ट थी, ठीक है, और ये उसको इनकम आ रही थी, तो ये टोटल में उसको जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ये आपको एक्सप्लेन करना था और आपके यहाँ से 4 नंबर जो है वो पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में इसी का अथवा जो है वो दिया गया है कि पूर्ति से आप क्या समझते हैं और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो ये तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चा छोड़ करके आया होगा। डिमांड आपने पढ़ी है, उसका विपरीत आप देखते हैं कि पूर्ति जो है वो हमारी कीमत के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत के कम होने से सप्लाई जब वो कम हो जाती है, इसको हम पूर्ति का नियम कहते हैं। लेकिन पूर्ति का नियम और पूर्ति में थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर बिकने के जो तैयार है, बिकने के लिए जो तैयार है उसको हम पूर्ति कहते हैं। लेकिन जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कीमत के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत के कम होने से सप्लाई कम हो जाती है, ये पूर्ति का नियम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्ति से क्या अभिप्राय है, आपको पूर्ति के बारे में लिखना था और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के अंतर्गत फर्म और औसत सीमांत राजस्व वक्रों की रेखा चित्रों के द्वारा व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है ना, और एकाधिकार में फर्म के औसत और सीमांत जो राजस्व वक्र हैं उनकी सहायता से मतलब आपको एक्सप्लेन करना था। तो आपको पता है पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR जो है आपके ऐसे होते हैं, ठीक है, और एकाधिकार के अंदर आपका AR और MR जो है वो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आपको पूर्ण प्रतियोगिता में ये दोनों इक्वल होते हैं, इनके संबंधों के बारे में बताना था और यहाँ आपको ये डिमिनिशिंग जो है वो कम होते चले जाते हैं, इसके बारे में बताना था। तो ये चित्र बना करके इनको एक्सप्लेन करना था आपको पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका आई थिंक ये अथवा में है, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है, और अथवा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आया हुआ है, ये पूछ रहा है कि आपको जो है यहाँ से निकालना था ABC, AFC और TVC, ठीक है। तो पहले आपको पता है कि जब हम अगर AFC निकाल लेंगे तो हमको TFC डिवाइड बाई क्वांटिटी करना है, तो हमको TFC की नीड पड़ेगी, ठीक है ना। AVC निकालेंगे तो TVC बाई क्वांटिटी TVC की नीड पड़ेगी, ठीक है। और हमें निकालना है MC, तो MC तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं क्योंकि TCN माइनस TCN माइनस 1 ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और निकल जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ मैं निकालने की कोशिश कर लेता हूँ। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। तो जहाँ उत्पादन 0 होता है वहाँ फिक्स कॉस्ट वही फिक्स होती है, तो 40 40 40 40 और ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई। अब आपको निकालनी है TVC, क्योंकि आपको पता है कि TFC और TVC का जोड़ होती है टोटल, तो ये इन दोनों का जोड़ है, यानी कि इसका और इसका ये जोड़ है, ठीक है। तो ये 40 है और ये भी 40 है, यानी कि यहाँ क्या आएगा 0। तो यानी कि मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ 40, 110 में से 40 गए 70, 126 में से गए, तो सो ऑन आप जो है यहाँ पर ऐसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ निकालना था
AFC। तो TFC यानी कि इसको आप 0 से करते तो इन्फिनाइट, 40 को 1 से करते 40, 40 को 2 से करते तो आप 20, ठीक है ना, सो ऑन, ऐसे आप इसको निकाल सकते थे। ठीक है, फिर आपको निकालना था ABC। तो ABC मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए मैं कर देता हूँ कंप्लीट। तो यहाँ आप देख रहे हैं 70, तो 126 में आप देखो 86, ठीक है, और 128 में 88, ठीक है, 135 में अभी देखो आप 28 में कितना जोड़ना है आपको, 28 में जोड़ना है सर 7, ठीक है, तो आप इसमें भी 7 जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 95, ठीक है, और यहाँ आपको जितना जोड़ना है ऐड करना है 5 और 40 45, तो आप यहाँ भी 5 और 40 130, नहीं 140 आप इसमें ऐड कर दोगे, 140 और 40 180, ठीक है, 95 और 40 135, ठीक है, ठीक है। तो AFC आप निकाल रहे हैं, तो AFC 2 से किया, अभी 3 से करोगे, 40 को 3 से करो, 3 एकम 3, और ये आपका आ जाएगा 13.3, ठीक है, 4 को करोगे 10, 5 से करोगे 8 पंजे 40, ठीक है, तो 6 से करोगे तो चिकू 36 और समथिंग कुछ आ जाएगा 6.66, ठीक है, ये आपने AFC निकाल लिया। अभी आप इसको ABC निकालेंगे, ABC निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, TVC को 0 का 0, ठीक है, 40 को 1 से करोगे 40, ठीक है ना, तो सो ऑन ये आप यहाँ निकाल सकते हैं, यानी कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है। MC निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इससे ऊपर वाले में जाएंगे माइनस, यहाँ MC निकाल लेता हूँ, ठीक है, 80 में से 40 गए 40, 110 में से 80 गए 30, 16, 2, और मैंने अभी बोला था यहाँ पे 7, और यहाँ आपका 35 और 5 40 और 40 45, ठीक है, तो ये आपकी MC निकल गई, ऐसे आपके ABC TVC यहाँ पर निकल गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पूरक लागतों से आपका क्या अभिप्राय है। जैसे मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि 2 प्रकार की कॉस्ट होती है, जिसको हम एक को बोलते हैं प्राइम और एक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। कई सारे बच्चों के कॉल आए कि सर सप्लीमेंट्री कॉस्ट का समझ में नहीं आया क्या था, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बस जस्ट थोड़ा सा समझना होता है कि कौन सी कॉस्ट की बात हो रही है। तो ये जो कॉस्ट है इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो उत्पादन 0 होने के बाद में भी आती है, और इसको हमें क्या दिखाना था, इसको हमें ये दिखाना था TFC, ये आपको कर्व दिखाना था, तालिका बनानी थी, तो तालिका आपको ये बनानी थी कि 0 प्रोडक्शन, और यहाँ पे आपको कॉस्ट दिखा देनी थी 30, 1 प्रोडक्शन 30, 2 प्रोडक्शन 30, 3 प्रोडक्शन 30, 4 प्रोडक्शन 30, ठीक है, और यहाँ आप लिख देते 30, तो आप कहते हैं 0 30, 1 30, 2 30, 3 30, 4 30, यानी कि आपकी TFC यानी कि आपकी पूरक लागत, यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बजट रेखा में कीमत व आय में परिवर्तन के कारण कैसे परिवर्तन आता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ देखना है, हमने पढ़ा हुआ है बजट रेखा को कि जब बजट रेखा होती है, अगर उसमें कीमत में चेंज आएगा, अगर कीमत x की कम हो रही है तो ये कर्व बनेगा, एक बात, ठीक है ना, और अगर कीमत y की चेंज हो रही है तो ये कर्व बनेगा, ठीक है ना, क्लियर है, और अगर इनकम चेंज हो रही है तो ये कर्व बनेगा, यानी कि आपकी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो हम यहाँ इसको एक्सप्लेन कर सकते थे 6 में कि ये 2 नंबर का यहाँ ये एक्सप्लेन हो जाता, 2 नंबर का ये हो जाता, और ये भी हमारा जो है वो एक्सप्लेन हो जाता है। इन 3 डायग्राम से ये क्वेश्चन जो है बजट रेखा में कीमत व आय में परिवर्तन के कारण क्या परिवर्तन आता है, ये 3 डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन कर देते। फिर आ जाता है मांग की कीमत लॉज, यानी कि हम पढ़ते हैं नियम, मांग का नियम, तो हम ये कहते हैं कि कीमत के बदलने से मांग में विपरीत संबंध होता है, कीमत कम होगी मांग बढ़ जाएगी, लेकिन कितनी होगी ये हमें कीमत लॉज बताएगी, यानी कि मांग की जो लॉज है वो हमें ये बताती है कि कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में आने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को ही हम मांग की कीमत लॉज कहते हैं, और इसकी जो श्रेणियाँ हैं वो आपको पता ही है, 5 होती हैं, कीमत के अनुसार 3 होती हैं, वैसे हमारी 5 श्रेणियां होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 श्रेणियां कीमत से प्रभावित नहीं होती हैं, ठीक है। तो प्राइस जो है एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी, तो हम पढ़ते हैं पूर्णतः लोचदार मांग,
फिर हम पढ़ते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग, फिर हम पढ़ते हैं इकाई के समान लोचदार मांग, फिर हम पढ़ते हैं इकाई से थोड़ा सा एक सेकेंड, इकाई से कम लोचदार मांग, और फिर हम पढ़ते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, तो ये 5 जो है आप यहाँ बता करके आप इन डायग्राम्स को बना करके इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर आता है आपका घटते बढ़ते परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एक साधन को स्थिर मान लिया जाता है, एक को परिवर्ती मान लिया जाता है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक जो है ये स्थिर है, ठीक है, और एक ये परिवर्तनशील है। तो मान लीजिए ये कैपिटल है, ये लेबर है, ये तो स्थिर ही रहेगा, ये बदल गया। तो अब देखो कि यहाँ आप देखते हैं कि 1:1 है, और यहाँ आप देखेंगे कि 1:2 है, यानी कि अनुपात जो है बदल गया है, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, इसकी तालिका और रेखा चित्र से जो है इसकी आपको वो निकाल बनानी थी, तो आप ये वाला डायग्राम जो है आप देखते हैं, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, और ये MP, ये AP वाला आप डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, उसके बाद में आ जाता है एकाधिकारी प्रतियोगिता, यानी कि मोनोपोलिस्टिक और पूर्ण प्रतियोगिता। इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर डिफरेंस आप देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो एकाधिकारी वाली जो प्रतियोगिता होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता की ओर जा रही होती है। ठीक है ना, तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर जो है इन दोनों में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखने को मिलती है, यहाँ आपको सेलिंग जो है वो कॉस्ट देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ आपको इनमें जो है वो तुलना करनी थी, कौन सा आपको पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो एक आइडियल सिचुएशन है और एकाधिकारी प्रतियोगिता जो है एक वास्तविक सिचुएशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जो निवेश आय व रोजगार के स्तर से स्वतंत्र होता है, यानी कि आय रोजगार का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, यानी कि गवर्नमेंट का जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट विच इज डिपेंडेंट फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए, सॉरी शायद नीचे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 1 है तो गुणक क्या होगा। ठीक है ना, MPC अगर 1 है तो गुणक क्या होगा। तो आपको पता है कि फॉर्मूला हम लगाते हैं 1/1 माइनस MPC। ठीक है, तो 1/1 माइनस MPC की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे 1, तो 1/0, जब 0 नीचे होता है तो क्या होता है, इन्फिनाइट। ठीक है, तो अनंत जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है, इन्फिनाइट। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए, व्यापार से इसमें कौन सी मदें शामिल की जाती हैं, तो व्यापार से इसमें दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। मैंने अभी जब रिवीजन क्लासेस ली थी आपकी, तभी मैंने आपको बताया था कि इनमें विजिबल जो चीज़ें हैं उनको आप शामिल करते हैं। भुगतान से इसमें सारों को शामिल किया जाता है, दृश्य, अदृश्य, पूंजी हस्तांतरण। लेकिन व्यापार से इसमें आप गुड्स को ही लेते हैं। ठीक है, तो दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि चर है, कौन सा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो रोजगार का सिद्धांत, कीमत लोच, वस्तु की कीमत और लगान का सिद्धांत। ठीक है ना, तो आपको पता है कि लगान का सिद्धांत और कीमत लोच और वस्तु की लोच तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा है, चैप्टर आया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, तो और केन्स की बुक का नाम भी तो है ना। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। रोजगार का सिद्धांत जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स चर है, क्योंकि इसके अंदर आप सभी की जो है वो रोजगार और बेरोजगारी को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि आय के चक्रीय प्रवाह के रिसाव में, यानी कि लीकेज की बात की है, तो निम्न में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जब हम सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, तो वहाँ हम देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ की अगर बात करें तो सेविंग्स जो होती हैं, सेविंग्स जो है आपका या इम्पोर्ट जो है आपका, वो लीकेज में हम शामिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ ठीक करेक्ट हो जाता है, बचत जो है ये राइट आंसर है। चलिए अब ये कहता है कि निम्न में से किसी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है।
ठीक है। तो घरेलू सेवाएं जो घर की महिलाएं घर में काम करती हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। मध्यवर्ती इंटरमीडिएट गुड्स का आपको मैंने बताया हुआ है कि उसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल करते हैं। और हस्तांतरण ट्रांसफर पेमेंट को भी शामिल नहीं किया जाता। तो यानी कि यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति वह है जिसमें, ठीक है ना, पूर्ण रोजगार की स्थिति वह है जिसमें मजदूरी की वर्तमान दर पर लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं, शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। तो आप कहेंगे कि यस, ये दोनों ही है, ए और बी दोनों ही सही है। देखो पूर्ण रोजगार की जो स्थिति है उसमें कुछ स्तर पर जो है, कुछ लेवल पर आपको नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, प्राकृतिक रेट से जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो पाया जाता है। यानी कि दो प्रकार की बेरोजगारी मैंने एक दिन आपको बताई थी। आप मेरी वीडियोस देखेंगे जब मैं पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट दो प्रकार का, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो पूर्ण रोजगार में, फुल एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS आपका 0.5 है, तो अगर MPS 0.5 है तो आपको पता है कि MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। तो आप ये कहेंगे कि MPC भी आपका क्या होगा 0.5, क्योंकि 1 माइनस 0.5 तो 0.5, ठीक है। तो आप उसमें लगा लीजिए 1/1 माइनस 0.5, क्योंकि MPC रखेंगे, MPC की वैल्यू रखी तो आपने रखा 1/0.5, ठीक है। तो अब आधे से एक को काटोगे तो आंसर आएगा 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2 जो है ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है मुद्रा पूर्ति का अधिकतम तरल रूप है, ठीक है ना। सबसे तरल रूप आपको मैंने बताया मोस्ट लिक्विड जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट लिक्विड जो है वो आपका M3 जो है वो तो आपका क्या कहते हैं, ये क्या था, जो आपका बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें तो आप जो है आपको पता है कि FD और TD को भी शामिल किया जाता है। ये सारा की सारी देनदारियाँ जो है RBI की होती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट लिक्विड M1 है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको CU प्लस DD प्लस OD देखने को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन M3 में आपको जो है फिक्स डिपॉजिट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट तरल तो आपका M1 है, तो यहाँ आपका M1 जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो देख लेते हैं। कहता है कि गुणक का मूल्य सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के द्वारा निर्धारित होता है। तो आपको पता है कि गुणक जब हम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था 1/1 माइनस MPC, ठीक है। तो ये MPC जो है वो जितना इसका हम रखेंगे उतना ही गुणक हमारा निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तो सही है, यानी कि ये आपका राइट है। अब देख लेते हैं, कहता है कि MPC जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य उतना ही कम होता है। चलिए इसको करके देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि शुरू में जो MPC है वो हमारी 0.5 है। 0.5 है तो हम करेंगे 1/0.5, यानी कि आपका गुणक आ जाएगा 2। अब MPC हम क्या कर लेते हैं, जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य उतना कम होगा, ठीक है। तो अब MPC को बढ़ा लेते हैं, तो MPC को मान लेते हैं हमारा हो गया MPC इज इक्वल टू 0.8, ठीक है ना। देखो 0.5 था, कितना होगा 0.8, तो 1/1 माइनस 0.8, ठीक है। तो अब आप कहेंगे 1/0.2, यानी कि आंसर आ गया 5। यानी कि हम ये कहेंगे कि MPC जितना ज़्यादा गुणक उतना ज़्यादा। तो यहाँ क्या कहा गया कि MPC जितनी अधिक गुणक उतना कम, नहीं ये तो गलत हो गया। तो R गलत है, A सही है। तो ये R सत्य, A सत्य है और R असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है, वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। और यहाँ पे वो टेबल जो है गुणक की, मल्टीप्लायर की, वो जो टेबल मैंने आपको करवाई थी वो आपको यहाँ पे करनी थी, ठीक है ना। कि जब 100 रुपये एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसका 0.8 जो है वो 80 MPC रखी जाती है, कंजप्शन किया जाता है, तो उसका 80 रुपये यहाँ खर्च कर लेगा, 20 रुपये यहाँ बचा लेंगे, और उस 80 को वापस से जो है इन्वेस्ट किया जाता है तो 64 जो खर्च कर लेंगे और 16 यहाँ बचा लेंगे। सो ऑन ये चलती जाएगी। और ये जो आपका इनकम है वो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया वो बढ़ करके 500 रुपये हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। फिर आ जाता है केंद्रीय बैंक के 3 कार्यों की व्याख्या। तो RBI के ऊपर तो मैंने फुल वीडियो जो है बनाया हुआ है, और वहाँ से आप देखते हैं कि केंद्रीय बैंक क्या है, क्यों केंद्रीय बैंक की आवश्यकता पड़ी, कब केंद्रीय बैंक बना और उसके क्या क्या कार्य हैं, वहाँ हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे 3 ही कार्य जो है आपसे पूछे गए हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29 व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इनके बीच अंतर। ये जो है बड़ी कड़ी का कार्य करता है, ठीक है ना। जब हम इसको समझ लेते हैं तभी हम इसको समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर स्पष्ट करना है तो ये सभी को लेता है, ये इंडिविजुअल को लेता है, इसमें जो है आप रोजगार को इनको शामिल करते हैं, इसमें आप वस्तु की कीमत को शामिल करते हैं। तो ये सारे के सारे आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए उसके बाद में है स्फीतिक अंतराल का धारणा, जो है आप डायग्राम से देख सकते हैं। डिफ्लेशनरी गैप जो है आप डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। उसके बाद में मुद्रा उसे कहते हैं जो मुद्रा का कार्य करता है, ठीक है। ये तो मैंने उसमें जब मैंने मनी का जो आपको वीडियो बना के छोड़ रखा है, उस मनी की वीडियो में भी ये मेरा टैगलाइन रहा कि मनी उसे कहते हैं जो मनी का काम करे, ठीक है। यानी कि जो लेन देन का कार्य करती है, जो ट्रांजैक्शन का कार्य करती है, उसे ही हम जो है मनी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मनी क्या है उसके बारे में तो मनी के ऊपर डिटेल वीडियो है, वहाँ जा करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए सार्वजनिक व्यय के महत्व की व्याख्या। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हमने सारा जो फोकस है वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर दिया कि मार्केट जो है वो फ्री होनी चाहिए। लेकिन जब 1929 का क्राइसिस आया तो उसमें कुछ कमियां हमारी निकल करके बाहर आई कि मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम बैठे रहे तो मार्केट जो है हमारे लिए वो विपरीत कार्य भी कर सकता है। तो कभी कभी हमें सरकार की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। तो सार्वजनिक व्यय जो है वो आपकी इनकम को कैसे बढ़ाता है कंजप्शन मल्टीप्लायर के थ्रू, तो वो हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो वो यहाँ आपको यहाँ पे शामिल करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण रोजगार की धारणा से आप क्या समझते हैं। तो पूर्ण रोजगार का जो धारणा है आपको मैंने बताया हुआ है कि क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर सारे के सारे जो है आप देखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल ऐसे दिखाया जाता है, और हमने केन्स का पढ़ा हुआ है वो वहाँ पर ऐसे दिखाता है। तो यहाँ हम दिखाते हैं कि यहाँ पर आपकी जो डिमांड है ये ऐसे आप कट करके कहते हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट का जो है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो है वो काम पे लगे हुए हैं। यहाँ हमने देखा था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, भी आप ये कह सकते हैं कि संतुलन हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी हैं। तो क्या इसका अर्थ शून्य बेरोजगारी होता है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें भी आपको दो प्रकार की बेरोजगारी, संरचनात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी देखने को मिल सकती है। चलिए फिर आ जाता है आपका व्यापार शेष तथा भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बच्चों को मैंने अभी करवा के भेजा था, तो ये भुगतान शेष और व्यापार शेष, ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण और दोष। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो उसके गुण तो आपको सभी को पता ही है, ठीक है, कि जब सेल्फ इंटरेस्ट पे बात आ जाती है तो सारे अपने फ़ायदे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो टोटल में काम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लोग जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका लालच होता है, वो पैसे कमाने के लिए आपकी सहायता करते हैं, और आपको सहायता मिलती है, उनको पैसा मिलता है, तो दोनों को जो है वो टोटल में प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। दोष जो है आप देखते हैं कि 1929 का क्राइसिस आपने देखा, ठीक है, वो उसकी एक कमी थी, दोष थी, जिसको हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 4 सेक्टर मॉडल, ठीक है, जहाँ पे एक हाउस होल्ड होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, एक गवर्नमेंट होती है, एक रेस्ट ऑफ वर्ल्ड होता है, ठीक है। इन सब के बीच में जो हम बना करके हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल, ये हमारी जो एक वीडियो भी है नेशनल इनकम की, वहाँ आप देख सकते हैं। फिर राष्ट्रीय आय मापने की आय विधि, जिसमें हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना, और ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को जोड़ते हैं तो हमारे पास में NDPFC आ जाता है। उसमें अगर हम NFIA को शामिल कर दें तो नेशनल इनकम जो है वो हमारे को मिल जाती है। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया राष्ट्रीय आय मापने की आय विधि, ठीक है। मौद्रिक नीति की परिभाषा देनी थी, मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, ठीक है ना, जहाँ हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, न्यून मांग अधि मांग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम न्यून मांग को ठीक कर सकते हैं मॉनेटरी नीति द्वारा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि मांग कम है और मांग को बढ़ाना है, ठीक है। जब मांग को बढ़ाना है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाना चाहिए, यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, और जब मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो इसमें फिर आपका आ जाता है बैंक रेट, ठीक है ना। बैंक रेट आप देखते हैं, CRR आप देखते हैं, SLR आप देखते हैं, ठीक है ना, MCLR आप देखते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनके जो रेट है उनको हमें कम करना होता है, ताकि इनके जब रेट कम होंगे तो बैंक जो है वो ज़्यादा पब्लिक को लोन प्रोवाइड करवा पाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, और मॉनेटरी पॉलिसी से हम जो है न्यून मांग को अधि मांग की ओर ले जाते हैं, ठीक है। इसी को तो हम जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कहीं ना कहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो
कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे 12वीं का जो पेपर है। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक एक क्वेश्चन को जो है आपको सोल्व करके दिखाएंगे और कैसे उसके आंसर आए हैं, कैसे उसके आंसर आएंगे, आपको इसके ऊपर डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।